स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का आपका टॉपिक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये टॉपिक आपके बॉटनी में है, ठीक है। तो आज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पहले तो दो प्रकार से डिवाइड किया गया, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, लेकिन बाद में न्यूट्रिएंट्स को दो और भागों में वर्गीकृत, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। अब हम आज बात करने जा रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या है, इनकी डेफिशिएंसी से हमें कौन से रोग हो सकते हैं, इनके फिजियोलॉजिकल मतलब लक्षण क्या है, फिजियोलॉजिकल रोल क्या है इनका, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो लगभग कई प्रकार के लेते हैं, लेकिन कुछ मुख्य जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे फर्स्ट आपका आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिंक। तो जिंक जो है आपका वो आपका जो न्यूट्रिएंट्स है जिंक में आपका आएगा ZINC, जिंक, ठीक है। तो जो आपका जिंक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके बारे में आज हम जानेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जिंक जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो पौधों में इस तत्व की मात्रा 3 से 350 ppm तक होती है। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है, पौधों में, और पौधों में इसकी मात्रा कहाँ तक होती है, 3 से 350 ppm तक इसकी मात्रा पौधों में पाई जाती है। दूसरा यदि हम बात करें तो यह तत्व खनिज यौगिकों के क्षरण द्वारा प्राप्त होता है। जब खनिज यौगिकों का क्षरण होता है तब ये तत्व हमें जाकर प्राप्त होता है। अब यदि हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में चर्चा करें तो इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, भौतिक इसके गुण क्या है, लक्षण क्या है, तो यह तत्व पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। यह जो तत्व है वो किसकी वृद्धि के लिए, किसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है, पौधों की, तथा प्रकाश संश्लेषण एवं क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जिंक है वो आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है। दूसरा, इसकी उपस्थिति में पादप हार्मोन बनते हैं। इसकी उपस्थिति में जितने भी प्लांट्स हार्मोन होते हैं उनका निर्माण इसकी उपस्थिति में होता है। यह ट्राइफोटोन के निर्माण में सहायक होता है, जो ऑक्सिन हार्मोन का पूर्वगामी पदार्थ होता है। जो ट्राइफोटोन इससे हमें प्राप्त होता है कि निर्माण में ये क्या होता है, आपका हेल्प करता है। और जो ट्राइफोटोन से हमें क्या मिलता है, ऑक्सिन हार्मोन्स का पूर्वगामी पदार्थ होता है। नेक्स्ट, यदि हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो इस तत्व के द्वारा कुछ एंजाइम जैसे कार्बनिक एनहाइड्रेज तथा एल्कोहलिक डिहाइड्रोजन तथा हेक्सोकाइनेज आदि क्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है। यदि ये तत्व है तो इसकी उपस्थिति में जो मैंने आपको एक्सोकाइनेज या एल्कोहाइड्रेट या डाईहाइड्रोजिन एंजाइम क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, क्रिया करने लगते हैं। यदि हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, मतलब इसकी कमी से हमें प्लांट्स को कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या क्या उनमें रुकावट आ सकती है, उनकी वृद्धि रुक सकती है, क्या क्या हो सकता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हैं इसके, तो इसकी कमी के कारण पत्तियां पीली व छोटी हो जाती हैं। जब भी प्लांट्स में इसकी कमी रहेगी तो जो पत्तियां रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, इसकी पीली हो जाएंगी और छोटी रह जाएंगी, मतलब उनकी वृद्धि ग्रोथ नहीं होगी। इंटरनोड्स के छोटे होने से प्लांट्स ड्वार्फ रह जाता है, मतलब जो आपकी इंटरनोड है वो छोटी रहेगी तो जो पौधा है वो आपका क्या रह जाएगा, ड्वार्फ, मतलब बोना हो जाएगा, बोना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। थर्ड, यदि इसकी बात करें हम तो इंटरवाइनल नेक्रोसिस हो जाती है। इनमें क्या हो जाती है, इंटरवाइनल नेक्रोसिस भी हो जाती है यदि जिंक की पेड़ पौधों में कमी हो तो। प्लांट्स पर वाइट बड रॉस्टेल नामक रोग हो जाता है। इसकी अधिकता पौधों पर विशेष प्रभाव डालती है। उनमें जो प्लांट्स हैं उनमें जिंक की अनुपस्थिति से क्या हो जाता है, प्लांट्स में उनकी पत्तियों पर वाइट बड या रॉस्टेल नामक रोग हो जाता है,
ठीक है। और जो कि प्लांट की इसकी अधिकता पौधों पर विशेष प्रभाव डालती है। अगर इसकी अधिकता हो तब भी ये विशेष प्रभाव डालती है और इसकी कमी हो तब भी ये ज़्यादा प्लांट्स को ही इफ़ेक्ट करती है। यदि हम दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो दूसरा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है आपका मैग्नीज। मैग्नीज को हम सामान्यतः Mn से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो रासायनिक चिन्ह है या रासायनिक चिन्ह या फिर हम बोलेंगे इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आवर्त सारणी में इसको किसके द्वारा, मैग्नीज को किस अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया है, तो Mn द्वारा इसको आवर्त सारणी में जो है उसको प्रदर्शित किया गया है। तो Mn से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और इस तत्व की मात्रा पौधों से 5 से 1500 ppm होती है, अम्लीय मृदाओं से प्राप्त होता है। प्लांट में इसकी मात्रा जो मैग्नीज की मात्रा है वो 5 से लेकर 1500 ppm तक होती है। यह अम्लीय मृदाओं से प्राप्त होता है। और ये प्लांट्स को कहाँ प्राप्त होता है, अम्लीय मृदा, जहाँ पर ऐसी मृदा जहाँ पर अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहती है वहाँ से ये मैग्नीज जो है वो प्लांट्स को प्राप्त होता है। फिजियोलॉजिकल यदि रोल की बात करें हम इसके, तो यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाओं में भाग लेता है। ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है और ये किन किन क्रियाओं में भाग लेता है, आपकी ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाओं में ये पौधों के भाग लेता है। यदि इसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल का निर्माण होता है, यह क्रेब्स साइकिल के एंजाइम को सक्रिय करता है। इसकी उपस्थिति में क्या होता है, आपका क्लोरोफिल जो है पत्तियों के लिए हरा होने के लिए उत्तरदायी जो रहता है उसका निर्माण होता है। इसकी उपस्थिति के बिना पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो सकता। और जब प्लांट्स में क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब चक्र चलता है, उसमें भी ये एंजाइम की उपस्थिति, एंजाइम जो है उसको सक्रिय करता है उस स्थिति में। दूसरा, यदि हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, मतलब इसकी अधिकता से या कमी से कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या रोग प्लांट्स में होते हैं, तो लीव्स की वीन्स में क्लोरोफिल व नेक्रोसिस हो जाती है। जो लीव्स है उसकी वीन्स है, सिरा है, उसमें क्या हो जाती है, क्लोरोसिस व नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है। दूसरा, यदि क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफाइल गायब हो जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट रहता है प्लांट्स में, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उससे क्या हो जाता है, जो क्लोरोफिल है वो समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। स्टार्च कण पीले हरे रंग के हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है। तो इससे अगर इसकी कमी होगी तो क्या हो जाएगा, जो स्टार्च कण हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोरोफिल क्या करता है, पेड़ पौधों में हरापन लाता है, पत्तियों में हरापन लाता है। लेकिन यदि इसकी कमी हो जाए तो पेड़ पौधों में जो स्टार्च रहेगा वो क्या हो जाएगा, पीले हरे रंग के हो जाते हैं, हल्का उनमें क्या आ जाता है, पीलापन आ जाता है। यदि हम थर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो है आपका कॉपर। कॉपर का रासायनिक जो साइन है या रासायनिक तरीके से हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कॉपर को, Cu के द्वारा। कॉपर को हम मुख्यतः किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, Cu के द्वारा। तो ये क्या है, यह तत्व पौधों में कितना पाया जाता है, 2 से 75 ppm तक पाया जाता है। ये जो कॉपर है वो प्लांट्स में इसकी मात्रा कितना होती है, 2 से लेकर 75 तक इसकी ppm तक पाया जाता है, जिसका अवशोषण मृदा द्वारा होता है। और इसका अवशोषण किसके द्वारा होता है प्लांट्स में, मृदा द्वारा। मतलब ये मृदा से इनको जो है कॉपर प्राप्त होता है। यदि हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में बात करें तो यह है फोटोसाइनिन का एक घटक होता है। जब भी प्लांट्स में जो फोटोसाइनिन क्रिया होती है उसमें उसका एक घटक होता है जो ई ट्रांसपोर्ट चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो कॉपर है ये क्या है, आपका फोटोसाइनिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। और घटक होने के साथ साथ ये क्या करता है, ई ट्रांसपोर्ट चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन एंजाइम्स का भी घटक होता है जो एस्कॉर्बिक एसिड का संश्लेषण करते हैं। ऐसे एंजाइम जो एस्कॉर्बिक एसिड का संश्लेषण करते हैं उस क्रिया में भी ये जो कॉपर है आपका वो हेल्प करता है, इसकी सहायता करता है। यदि हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, इसकी कमी या अधिकता से कौन कौन से पेड़ पौधों में रोग हो सकते हैं, तो सबसे पहला, इसकी कमी से पौधों की पत्तियों में विकृतियाँ तथा क्लोरोसिस हो जाती है।
जब भी इसकी कमी होती है पौधों में तो क्या हो जाता है, पौधों में इसकी विकृतियाँ हो जाती हैं कई प्रकार की, मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या पत्तियाँ जो हैं वो विकृत हो जाती हैं। और दूसरा यदि बात करें, इसकी बहुत अधिक न्यूनता के कारण पौधे मुरझा जाते हैं। यदि अधिकता होगी तो क्या होगी, पत्तियां इनकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, पौधों की पत्तियों में विकृतियां तथा क्लोरोसिस हो जाती है। और यदि इसकी बहुत अधिक कमी होगी तो जो पौधे की पत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। ठीक है। इस तत्व की बहुत अधिक मात्रा उपस्थित होने से विषैला प्रभाव पड़ता है। यदि इस तत्व की बहुत अधिक मात्रा है मृदा में या फिर प्लांट्स में तो वो क्या हो जाती है, एक प्रकार से विषैले हो जाते हैं, विषैला प्रभाव उन पर पड़ता है। यदि हम फोर्थ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो फोर्थ जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम इसको हम किस रासायनिक सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, MO से। ठीक है। तो यह क्या है, यह पौधों में बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है। यह तत्व मृदा से आयंस के रूप में प्राप्त होता है। पौधों के मॉलिब्डेनम की बहुत कम मात्रा चाहिए होती है, बहुत कम सूक्ष्म मात्रा चाहिए होती है, और यह सूक्ष्म मात्रा पौधों से कहाँ से प्राप्त होती है, मिट्टी से, और आयंस के रूप में ये जो है वो प्राप्त होती है। यदि हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल की चर्चा करें तो यह टॉक्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। जो मॉलिब्डेनम है वो आपके टॉक्सिन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है, हेल्प करता है। दूसरा, यह नाइट्रेट्स का अपचयन नाइट्राइट में करता है, और ये क्या करता है, नाइट्रेट का अपचयन नाइट्राइट के रूप में करता है। तीसरा यदि बात करें, ल्यूक्यूमिनस पौधों में रूट नोड्यूल बनाने में सहायक होता है, और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें ये क्या कार्य करता है, रूट नोड्यूल्स को बनाने में ये क्या होता है, आपका सहायक होता है। यदि हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो सहजीवी पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होने लगता है। यदि इसकी कमी हो जाए, यदि इसके पेड़ पौधों में कमी हो जाए तो जो सहजीवी पौधे होते हैं, जैसे आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या होता है, मटर के पौधों में पाया जाता है, और वो क्या करता है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ऐसे ही यदि सहजीवी पौधों में इनकी कमी हो जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होने लगता है। ठीक है। दूसरा, पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है। प्लांट्स की जो पत्तियां रहती हैं, लीव्स रहती हैं, उनकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। पुष्प निर्माण भी प्रभावित होता है यदि इसकी कमी है। पहली बात तो प्लांट्स को इसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि प्लांट्स को वो सूक्ष्म मात्रा नहीं मिल पा रही है तो एक तो इसकी पत्तियों की वृद्धि रुक जाएगी, दूसरा इसका जो फ्लावर है उसके निर्माण में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। यदि हम नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, बोरॉन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, B से। पौधों में इसकी मात्रा 2.75 ppm होती है। सॉइल में घुलित अवस्था में बोरॉन का अवशोषण होता है। बोरॉन कहाँ पे प्राप्त होता है, हमें सॉइल से, और किसमें, घुलित अवस्था से हमें पेड़ पौधों को ये प्राप्त होता है, और इसकी मात्रा कितनी होती है, 2.75 ppm तक इसकी मात्रा होती है। यदि हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो इसके द्वारा पेंटोज फॉस्फेट पाथ नियमित होता है। जो आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथ है वो इसके द्वारा ही निर्मित होता है। इसके द्वारा शर्करा स्थानांतरण में वृद्धि होती है। प्लांट्स में जो शर्करा का स्थानांतरण होता है उसकी भी इसके द्वारा ही उसकी वृद्धि होती है। इसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता प्रभावित होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आपका कोशिका भित्ति होती है, उसको पारगम्य बनाने में भी ये सहायक होता है। दूसरा, यदि इसकी डेफिशिएंसी की हम बात करें तो डेफिशिएंसी जो है, बोरॉन की अत्यधिक कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अत्यधिक विकृत हो तथा असंगठित हो जाते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं प्लांट्स में वो विकृत हो जाते हैं या फिर असंगठित, ठीक है, असंगठित हो जाते हैं। पुष्प तथा फल समय से पूर्व झड़ने लगते हैं, और इसके जो पुष्प रहेंगे, यदि मॉलिब्डेनम की अधिकता हो रही है तो इसके पुष्प जो रहेंगे वो समय से पहले ही झड़ने लगेंगे, और पुष्प झड़ेंगे उसके साथ साथ इनके जो फ्रूट्स हैं वो भी झड़ने लगेंगे। पत्तियां मुड़ जाती हैं तथा भुरभुरी हो जाती हैं। इसकी जो लीव्स रहती हैं वो या तो मुड़ जाती हैं या फिर बहुत ही भदरंगी या भुरभुरी हो जाती हैं। चुकंदर में हार्ट रोट नामक रोग हो जाता है, और जो चुकंदर में यदि मॉलिब्डेनम की अधिकता है या कमी है तो उसमें क्या हो जाता है, चुकंदर में जो है
हर्ट रॉट नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यदि हम नेक्स्ट एंड लास्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो है आपका क्लोरीन। क्लोरीन को हम Cl से प्रदर्शित करते हैं और जो क्लोरीन है आपका पौधों में इसकी मात्रा कितनी होती है 100 से लेकर 500 ppm तक होती है। पौधों में इसकी जो मात्रा है वो 100 से लेकर 500 ppm तक होती है। प्रकृति में यह गैस के रूप में मिलती है लेकिन सॉइल में क्लोराइड रूप में भी यह उपस्थित रहती है। जो क्लोरीन है प्रकृति में तो ये हमारे वातावरण में वायुमंडल में किसके रूप में पाई जाती है, गैसीय रूप में पाई जाती है, लेकिन सॉइल में ये किसके रूप में, क्लोराइड के रूप में भी उपस्थित रहती है। यदि हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल की चर्चा करें, बात करें तो ये क्या है, यह फोटोसिंथेसिस के फोटो सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया रहती है उसके फोटो सिस्टम सेकंड में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रांसपायरेशन में यह आवश्यक होता है। ट्रांसपायरेशन में भी ये क्या हो जाता है, आपका आवश्यक तत्व है। यदि इसकी डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसकी कमी से पत्तियां जो हैं वो मुरझा जाती हैं, ठीक है। इसमें बाद में क्लोरोसिस तथा नेक्रोसिस हो जाती है और पत्तियों में क्या हो जाता है, क्लोरोसिस या नेक्रोसिस हो जाता है। जड़ें छोटी मोटी तथा क्लब शेप्ड हो जाती हैं और इसकी कमी या अधिकता से जो जड़ें हैं वो क्लोरीन की कमी से क्या हो जाती हैं, जो जड़ें हैं वो क्लब शेप्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं या फिर क्लब शेप्ड हो जाती हैं। तो आज हमने चर्चा की और ये इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आज हमने चर्चा की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का वीडियो मैं ऑलमोस्ट आपको बता चुकी हूँ। न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले इस जो टॉपिक था आपका न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत काफ़ी बड़ा टॉपिक था जिसको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, क्या होता है न्यूट्रिएंट्स, उसकी डेफिनेशन जानी, उसका वर्गीकरण जाना। सेकेंड क्लास में हमने जाना कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स में इनकी अधिकता से या कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये प्लांट्स के लिए क्यों आवश्यक है और ये प्लांट्स को कहाँ से प्राप्त होते हैं। थर्ड क्लास में हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की चर्चा की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने जाना कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, उनको हम किन किन सूत्रों से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमने जाना कि इनकी फिजियोलॉजिकल रोल क्या है और हमने जाना कि इसकी डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी से हमें क्या प्लांट्स पर जो है क्या प्रभाव पड़ते हैं। हमने जाना कि इनकी मात्रा जो है प्लांट्स में कितनी रहती है, 5 से 10 ppm रहती है, 5 से 100 ppm रहती है, जितना भी रहती है हमने उसके बारे में जाना। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी तो मैं एक नया टॉपिक आपको लेके आऊँगी। दूसरा, जब भी मैं आपको क्लास पढ़ा रही हूँ, जब भी मैं आपका वीडियो आपको प्रोवाइड करा रही हूँ तो आप लोग हमेशा ही अपना पेन कॉपी अपने साथ में लेकर बैठें, ताकि जो भी पॉइंट मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि इतना सारा डीपली नोट डाउन करना बोर्ड पे या आपको बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग यदि पेन कॉपी अपनी लेके बैठेंगे तो क्या है, एक तो आपको समझ में भी आएगा, दूसरी बात कि आप अपने पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आपके प्रॉपर नोट्स भी बनते जाएंगे, ठीक है। तो जिससे आपको जब भी कभी रिवाइज़ करना है तो तुरंत आप 5 मिनट में उनके बारे में सब कुछ रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी। जो भी टॉपिक मैं बताऊँगी वो आप लोग टाइमली अपने वीडियो देख लिया करें। लिंक आपको उस पर शेयर कर दी जाती है आपके ग्रुप में, तो तुरंत ही अपने वीडियो देखें और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते जाएं, ताकि आपको जो परीक्षाएं हैं, जब परीक्षा का समय आए तो आपको सारे वीडियो ना खोलने पड़े, सिर्फ आप अपने नोट्स को उठा के ही उनका रिवीजन कर सकें, ठीक है। थैंक यू।